बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? बर्नौलीज इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बर्नौलीज इक्वेशन। इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ा। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बर्नौलीज इक्वेशन। अब देखो ना, बर्नौलीज इक्वेशन के प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है, मतलब जो प्रैक्टिकल इस्तेमालात है इस इक्वेशन का, इस रियल दुनिया में जो इस्तेमालात है, ये हम तो पढ़ते हैं ना, हम डेरिवेशन भी करेंगे, साथ में ये पढ़ेंगे, सब कुछ आपको समझ आएगा। मगर इस दुनिया में, इस रियल दुनिया में उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मतलब हकीकी एप्लीकेशन क्या है। जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप कहोगे यहाँ पर बर्नौली एप्लीकेशन के इस्तेमालात है, तो रियल दुनिया में इस इक्वेशन के इस्तेमालात क्या है, तो इसकी जो एप्लीकेशन है इसको हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। मगर फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि बर्नौली इक्वेशन दरअसल में किस चीज़ के बारे में पता है। बर्नौली इक्वेशन हमें क्या है, दरअसल में इस चीज़ के बारे में बताता है। देखो, आपने देखा होगा ना, जो एरोप्लेन है ना, हवा में किस तरह उड़ता है, कभी आपने सोचा है? यानी देखो, वो उसका वजन भी हम क्यों नहीं उड़ सकते। देखो, जो एरोप्लेन है वो हवा में किस तरह उड़ रहा है। देखो, उसके विंग्स तो है, मगर उसके विंग्स भी हमारे पास क्या है, जो प्रेशर है ना, वहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस आता है। किसका? प्रेशर। अगर ये एरोप्लेन उड़ रहा है ना, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। सिर्फ बर्नौलीज इक्वेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये जो हमारे पास एरोप्लेन है ना, ये हवा में इस तरह उड़ रहे हैं ना, ये इसी वजह से उड़ रहा है। बर्नौलीज इक्वेशन, जो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है ना, इसी के इस्तेमालात की वजह से ये प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? प्रेशर डिफरेंस। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करवाऊंगा, प्रैक्टिकल से आपको बताऊंगा कि किस तरह प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये क्या है, एरोप्लेन क्या है, ऊपर की तरफ उड़ता है। तो जिधर भी क्या है, नीचे की तरफ, जो एरोप्लेन नीचे से उड़ रहा है, नीचे से प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर से प्रेशर कम होता है, तो इसी वजह से इसको लिफ्ट करता है ऊपर की तरफ। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, ये कौन हमें बताता है? बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन कोई भी फ्लूइड में जो प्रेशर का डिफरेंस होता है उसके बारे में हमें ये बताता है। ये प्रेशर का डिफरेंस हमें रियल लाइफ में कहाँ पर नजर आते हैं? एरोप्लेन किस तरह उड़ता है, इसी के इस्तेमालात, यही बर्नौली इक्वेशन के इस्तेमालात से ये एरोप्लेन उड़ता है, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से ये हवा में उड़ता है। अब देखो, बर्नौलीज इक्वेशन हमें बताता क्या है? बर्नौलीज इक्वेशन हमें ये बताता है कि हमेशा हमारे पास क्या है, प्रेशर एनर्जी क्या है, प्रेशर एनर्जी। तो यहां पर मैं सबसे पहले स्टेटमेंट बताता हूं, फिर यहां पर हम आते हैं इक्वेशन पर। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना, इसको मैंने एक इक्वेशन में बंद करके रखा है। तो ये जो स्टेटमेंट वर्डिंग है ना, आप इसको इस इक्वेशन से भी याद कर सकते हो। अगर आपको ये इक्वेशन याद हो गया ना, तो ये जो तमाम वर्डिंग है ना, इस वर्डिंग को आप खुद भी लिख सकते हो, अपने अल्फाज में लिख सकते हो। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है? फॉर एन आइडियल फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, नंबर वन सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीसरा एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्या? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे बर्नौलीज इक्वेशन के कंडीशन क्या है, उसके कंडीशन ये है कि बर्नौलीज का जो इक्वेशन है ना, वो आइडियल फ्लूइड पर एप्लीकेबल है। किस पर एप्लीकेबल है? आइडियल। देखो, ये जो हम कोई भी इक्वेशन पहले करते हैं, पहले उसको आइडियली सोचते हैं, रियल चीजों पर अप्लाई नहीं करवाते। तो हम पहले क्या है, उसको सिर्फ सोचते हैं, ख्यालों में सोचते हैं। तो आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट, जिसको हम कंप्रेस ना कर सके, जिसकी विस्कोसिटी जीरो, ये इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। आइडियल फ्लूइड आसान अल्फाज में जो सिर्फ हम सोच सकते हैं, रियल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसको हम आइडियल फ्लूइड। तो बर्नौलीज इक्वेशन की जो ये तमाम एप्लीकेशन हम यहाँ पर डेरिवेशन कर रहे हैं, ये सबसे पहले आपने याद रखना है, हम आइडियल फ्लूइड के लिए कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, रियल फ्लूइड पर भी इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ये क्या है, किस पर एप्लीकेबल है, ये आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड पर हम अप्लाई करेंगे, इससे इक्वेशन ड्राइव करेंगे, हमारी क्या है, आसानी हो जाएगी। जब हमें आसानी होगी, जब हम इक्वेशन क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, बाद में इसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे। अब देखो, मैंने आपको पढ़ा लिया कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड क्या है, जो आइडियल फ्लूइड होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा उसका, उसमें सम मतलब सब का जमा, देखो किसका जमा, प्रेशर एनर्जी का जमा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जमा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जमा, ये हर पॉइंट पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है, देखो फ्लूइड है, यहाँ पर क्या मौजूद है, फ्लूइड यहाँ पर क्या है, फ्लूइड है। तो अगर आप देखोगे फ्लूइड को देखोगे, तो फ्लूइड का हमारे पास क्या है, जो फ्लूइड आइडियल फ्लूइड होगा, उसका जो फ्लो होगा
उसमें उसके फ्लो का तमाम चीज़ों का जमा, किसका जमा, प्रेशर एनर्जी का जमा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जमा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जमा, हर पॉइंट पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। अगर इस पॉइंट पर क्या है, फ्लो क्या है 50 है, तो इस पॉइंट पर भी क्या रहेगा 50 रहेगा, इस पॉइंट पर भी क्या रहेगा 50 ही रहेगा। एक बात आपने समझना है कि हमने फ्लूइड कौन सा लिया है, आइडियल फ्लूइड लिया। अब देखो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से क्या मुराद है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से क्या मुराद है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो आपको बताया ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, नजर आ रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 mv², क्या है mv²। अब देखो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब काइनेटिक एनर्जी को किससे डिवाइड करो, वॉल्यूम से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, वॉल्यूम से डिवाइड करो। तो हमने डिवाइड कर लिया यानी काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से। तो देखो जब हम मास को, ये वेलोसिटी है, देखो इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना, चलो मैं डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ। ये जो यहाँ पर नीचे मैंने वॉल्यूम से डिवाइड किया है कैपिटल V, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। तो मास को जब हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के इक्वल होता है। किस तरह, देखो आसान, हाँ, डेंसिटी किसके बराबर है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जिधर मास और वॉल्यूम आएगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बहुत ही आसान, 1/2 mv की जगह क्या लिखेंगे, डेंसिटी लिखेंगे और साथ में v²। देखो जगह कम है, आपने चीजों को समझना है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गया, 1/2 डेंसिटी v²। ये जो हमारे पास बन गया, ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट। काइनेटिक एनर्जी को जब हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो बताया ना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अगर मैं इसको क्या करूं, वॉल्यूम पे डिवाइड करूं, किस पे डिवाइड करूं, वॉल्यूम पे डिवाइड करता हूं। तो जब मैं वॉल्यूम पे डिवाइड करूंगा ना, आपको पता है ना कि मास और वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम की जगह में डेंसिटी लिखूंगा, साथ में GH। तो ये हमारे पास डेंसिटी GH जो बना, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, साथ में प्रेशर एनर्जी, ये हर पॉइंट पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा आइडियल फ्लूइड का। तो यहाँ तक अब आते हैं फ्लूइड पर। हम थोड़ा सा अभी इक्वेशन पर जाते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, फ्लूइड है। ये क्या है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो एरिया होगा इसको हम क्या नाम देंगे, A1। और यहाँ पर ये जो फासले को हम क्या नाम देंगे, ΔX1। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है, देखो। तो इस रेफरेंस पॉइंट से ये जो हाइट इसको हम क्या नाम देंगे, H1। और यहाँ पर जो टाइम लगेगा उसको हम क्या नाम देंगे, ΔT। और प्रेशर यहाँ पर इस तरह, लेट सपोज प्रेशर इस तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर को हम क्या नाम देंगे, P1। और वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, मतलब क्या है, V1। बहुत आसान। अब इस पॉइंट पर आती है, इस पॉइंट पर हम देखते हैं, लेट सपोज प्रेशर इस तरफ लग रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, P2। और वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे, लेट्स सपोज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, V2। बहुत आसान। और यहाँ पर ये जो एरिया है इसको हम क्या नाम देंगे, A2 का नाम देंगे। रेफरेंस पॉइंट से हाइट को क्या नाम देंगे, H2। टाइम जो लगेगा उसको हम ΔT। और यहाँ पर फासले को हम नाम ΔX2। अब इन तमाम पैरामीटर को आपने यूज करना है और इसको यूज करते हुए अपने इक्वेशन को ड्राइव करना है। अब किस तरह, देखो वर्क, आपको पता है ना कि वर्क किसके बराबर है, चेंज इन एनर्जी। जिधर आप वर्क करते हो तो आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। देखो ये मार्कर रेस्ट की हालत में, जब मैं इस मार्कर को क्या करूंगा, इस पर वर्क करूंगा, तो ये इस पर फोर्स लगाऊंगा, ये फासला कवर करेगा, जब एक हाइट तक जाएगा। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये खुद ब खुद नीचे आएगा या नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। क्या है, पोजीशन की वजह से इसमें क्या स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जिस चीज पर हम वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो हम इस तरह लिखेंगे ना कि वर्क किसके बराबर है, चेंज इन एनर्जी। ये देखो, ये मैंने आपको वर्क और एनर्जी के चैप्टर में पढ़ाया है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वर्क किसके बराबर है, चेंज इन एनर्जी, या वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो इस इक्वेशन को आपने क्या है, ज़हन में रखना है। अब आते हैं, सबसे पहले हमने वर्क मालूम करना है। वर्क मालूम करना है किस साइड के लिए, इस साइड पर भी मालूम करेंगे, इस साइड पर भी मालूम करेंगे। बहुत आसान, कोई मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ा ज्यादा है मगर सबसे आसान है। वर्क 1 F1, अगर वर्क 1 फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, F1 ΔX1। देखो यहाँ पर फोर्स को हम क्या नाम देंगे, F1। यहाँ पर फोर्स को हम क्या नाम देंगे, F2। और वर्क का फार्मूला तो आपको पता है ना कि वर्क किसके बराबर, फोर्स इनटू डिस्टेंस। डॉट को रिमूव करोगे तो क्या यूज करोगे, कोस थीटा। तो यहाँ पर फासला हमारे पास क्या है, ΔX2। और यहाँ पर फासला क्या है, ΔX1। और देखो वर्क 1 इज इक्वल टू F1, फासला क्या होगा,
इस जगह के देखो फासला क्या है, डेल्टा x1 और साथ में कोस थीटा, और कोस थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, 0। थीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों, क्योंकि 0 डिग्री इसी वजह से देखो हमारे पास वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, प्रेशर का डायरेक्शन भी इस तरफ है। देखो जो वेलोसिटी और फोर्स है ना, यहाँ पर प्रेशर और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक जैसा है, तो इसी वजह से फोर्स का डायरेक्शन भी यहाँ पर ही इसी तरह है, तो सबका डायरेक्शन एक जैसा है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, प्रेशर का डायरेक्शन एक जैसा है तो सब पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, एंगल क्या होगा, 0। एंगल क्या होगा, 0 होगा। एंगल क्या होगा, 0, क्योंकि पैरेलल है। तो कोस 0 किसके बराबर होता है, 1। तो 1 अगर कोस 0 की जगह अगर आप कैलकुलेटर में क्लिक करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 को अगर आप f1 डेल्टा x1 से मल्टीप्लाई करोगे वही वैल्यू आएगी, f1 डेल्टा x1 आएगा, फर्क नहीं करेगा। तो वर्क 1 किसके बराबर आ गया, f1 डेल्टा x1। अब फिर से आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अब हम क्या करेंगे, देखो फोर्स हमें पता है ना, आपको पता है, हमें पता है कि प्रेशर किसके बराबर है, प्रेशर किसके बराबर है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब देखो अगर आपने फोर्स मालूम करना है ना तो एरिया को किससे मल्टीप्लाई करो, प्रेशर से। तो फोर्स किसके बराबर आ गया, PA पर्सनल असिस्टेंस, पर्सनल असिस्टेंट। देखो आप कहते हो ना कि इसका PA का नंबर दो, उसकी PA का नंबर दो, तो देखो किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो या नहीं, डॉक्टर के पास जाते हो तो आप पहले उसका PA का नंबर लेते हो, किसका नंबर लेते हो, PA का नंबर लेते हो। तो देखो फोर्स, अब देखो फोर्स किसके बराबर आ गया, PA के बराबर है, किसके बराबर आ गया, PA। तो यहाँ पर मैं फोर्स की जगह क्या लिखूंगा, PA तो लिखूंगा, मगर फोर्स 1 है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर 1 एरिया 1। देखो प्रेशर 1 एरिया 1, सही है, और साथ में डेल्टा x1। अब देखो यहाँ पर एरिया और साथ में डेल्टा x, अगर आप एरिया को डेल्टा x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके बराबर है, वॉल्यूम के बराबर। ये किसके बराबर है, वॉल्यूम के बराबर है। जगह यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ, देखो हाँ सही है। अगर मैं क्या है किससे मल्टीप्लाई करूँ, एरिया को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, डेल्टा x भी हमारे पास क्या है, फासला है, फासला है। देखो हाँ, जिस टाइप कहते हैं विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम। अगर हम सिर्फ विड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर आप एरिया को किससे मल्टीप्लाई करोगे, डेल्टा x भी फासला है। तो देखो एरिया को डेल्टा x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके बराबर है, वॉल्यूम के बराबर है। तो अब आसान अल्फाज में डेल्टा 1 और A1 और डेल्टा x1 की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा V लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेल्टा V लिखेंगे। तो वर्क 1 किसके बराबर आ गया, P1 डेल्टा V। अब यहाँ पर आपको पता है वॉल्यूम किसके बराबर है। अब आप कहोगे वॉल्यूम देखो हमने पढ़ा कि डेंसिटी किसके बराबर है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को यहाँ पर शिफ्ट करो, डेंसिटी को यहाँ पर शिफ्ट करो, तो वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह मैंने क्या लिखा, चेंज इन मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी और साथ में P1। ये वर्क 1 आ गया। देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि टोटल एनर्जी क्या रहेगा इस पाइप में, कांस्टेंट रहेगा। हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पहला वर्क 1 हमने फाइंड कर लिया। वर्क 2 पर आते हैं। वर्क 2 इस साइड पर देखो फाइंड करके फिर से उसी तरह वर्क 2 इस सेकंड एंड पर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क का फार्मूला F2 डेल्टा x2 कोस। अब यहाँ पर थीटा की जगह 180 है। 180 क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रेशर का डायरेक्शन इस तरफ है तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, इस तरफ होगा। फोर्स का डायरेक्शन भी क्या है, इस तरफ, और वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है। देखो फोर्स और वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। तो ये क्या है, अपोजिट। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो आसान अल्फाज में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, 180 डिग्री लिखेंगे। तो कोस 180 किसके बराबर होता है, -1। तो -1 को अगर आप F2 डेल्टा x2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा, -F2 डेल्टा x2। अब फिर से उसी तरह यही आपने फॉलो करना है। देखो F2 के लिए F2 की जगह क्या लिखोगे, P2A2, क्योंकि आपको पता है ना, देखो पर्सनल असिस्टेंस F1 किसके बराबर है, P1A1, तो F2 किसके बराबर होगा, P2A2। तो यहाँ पर मैंने P2A2 साथ में माइनस लिख लिया और साथ में डेल्टा x2। फिर से उसी तरह आपको पता है कि एरिया इंटू डेल्टा x ये किसके बराबर है, वॉल्यूम। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम। और आपको पता है वॉल्यूम किसके बराबर है, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो वर्क 2 क्या आ गया, -P2 मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, चेंज इन मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ये वर्क 2 आ गया। तो देखो टोटल वर्क किसके बराबर आ गया, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर देखो W1 प्लस W2। W1 क्या है, P1 डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेंसिटी माइनस P2
डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब आते हैं वर्क, हम इसको वर्क को इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो P1 हमारे पास है, P2 है ना, ये दोनों चेंज है। बाकी देखो डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये दोनों तरफ आ रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट, एक जैसा है। तो इसको हम क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। हाँ, एक दफा कांस्टेंट लेंगे, P1 माइनस P2 डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी, इस तरह भी आप लिख सकते हो। अब आते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर आपने फाइंड करना है या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करना है, तो किस तरह फाइंड करोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब पता है ना, जिधर भी चेंज आ जाए। हाँ, चेंज, बिल्कुल। हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है जिधर भी चेंज, तो इसका मतलब क्या, अपने फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करना होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल से माइनस करना है। तो देखो अब बहुत आसान, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा एम वी स्क्वायर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? यहाँ पर V2, ये साइड देखो, ये हमारे साथ फाइनल है और ये हमारे पास क्या है? इनिशियल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एम V2 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? V2 लिखेंगे, साथ में वही स्क्वायर लिखेंगे, कुछ भी, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा एम V1 इनिशियल। इनिशियल का मतलब क्या है? ये। तो V1 लिखेंगे, साथ में वही स्क्वायर। ये तो फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 2 mv स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 2 mv स्क्वायर। यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आप फाइंड करोगे। अब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी किसके बराबर है? देखो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो इस साइड पर हमारे पास फाइनल और इस साइड पर इनिशियल। तो देखो mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? mgh। तो यहाँ पर mgh2, ये स्क्वायर नहीं, ये क्या है? 2, ये क्या है? 2, mgh2, mgh2। तो नीचे लिखा है यहाँ पर माइनस mgh1, mgh1, सही है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनल साइड पर देखो, फाइनल साइड पर हमारे पास ये फाइनल साइड है और ये इनिशियल। फाइनल साइड पर देखो हाइट क्या आ रहा है? 2, हाइट क्या आ रहा है? ज़्यादा है, मतलब 2। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? 2। और इनिशियल साइड पर हाइट क्या है? h1, तो मैंने क्या लिखा? h1। अब देखो वर्क, ये जो पहला इक्वेशन मैंने यहाँ पर ड्राइव किया था कि पहला इक्वेशन में लिखा कि वर्क किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपने सिंपल वर्क की जगह अपनी वैल्यू लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी की जगह अपनी वैल्यू लिखनी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की अपनी वैल्यू लिखनी है। देखो वर्क की वैल्यू क्या है? ये है। देखो वर्क की जगह ये वैल्यू लिखनी है, सही है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह ये वैल्यू लिखनी है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह ये वैल्यू लिखनी है, सही है। अब देखो वर्क की जगह मैंने क्या लिखा है? इसकी वैल्यू P1 माइनस P2 डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने क्या लिखूंगा? उसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा एम V2 स्क्वायर, उसी तरह माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा एम V1 स्क्वायर, प्लस उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या लिखूंगा? उसकी वैल्यू क्या है? mgh2 माइनस mgh1। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, सिर्फ आपने स्टेप फॉलो करने, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप के साथ आपने करना होगा। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या है? P1 माइनस P2 डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो डेल्टा एम और साथ में क्या है? डेल्टा एम, ये सब में एक जैसा आ रहा है, इसके साथ ना 1 लिखा है ना 2, एक जैसा आ रहा है। ये क्या है? इसको हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। तो P1 माइनस P2 डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू, और हमने क्या किया? डेल्टा एम को क्या लिया? कॉमन ले लिया। तो जब हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट हमने लगा लिया 1 डिवाइडेड बाय 2 v स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा? v स्क्वायर। तो m कॉमन होगा, V2 यहाँ पर स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 V1 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर डेल्टा एम तो कॉमन है GH2, मतलब क्या है? GH2, जी मतलब क्या है? GH2 माइनस यहाँ पर डेल्टा एम कॉमन है GH1, क्या है? GH1। अब देखना ये डेल्टा एम इस डेल्टा एम के साथ क्या हो गया? कैंसल। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, इस साइड पर ये जो डेंसिटी है ना, ये डेंसिटी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये डेंसिटी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 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 मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 डेंसिटी V2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, उसी तरह यहाँ पर भी डेंसिटी आ गया डेंसिटी V1 स्क्वायर, प्लस उसी तरह G यहाँ पर क्या आ गया? डेंसिटी GH2 माइनस यहाँ पर भी क्या आ गया? डेंसिटी GH1।
अब देखो आपने सिर्फ रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब क्या है, P1 इस साइड पे प्लस पे है ना, अब देखो जो माइनस वाले हैं इस साइड पे उसको इस साइड पे शिफ्ट करो, जो माइनस में देखो P2 माइनस में इसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस। इस साइड में माइनस वाली कौन सी रकम है, एक ये वाला रकम है माइनस वाला और दूसरा क्या है ये वाला रकम है। तो इसको हम क्या करेंगे इस साइड P1 वाली साइड की साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो P1 प्लस देखो 1 डिवाइडेड बाई 2 डेंसिटी V1, ये इस साइड पर शिफ्ट हो गया, दूसरी साइड पर शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया प्लस में। देखो ये भी माइनस में डेंसिटी GH1, इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करोगे तो किस में हो गया प्लस में, डेंसिटी GH1 इज इक्वल टू, अब देखो P2 माइनस में है ना, इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करोगे क्या हो जाएगा प्लस प्लस, और इस साइड पे जो प्लस वाली चीज़ें रह गए थे एक ये है, ये तो शिफ्ट नहीं होगा ना, तो देखो प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डेंसिटी V2 स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है डेंसिटी GH2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बना बर्नौली इक्वेशन। देखो ये हमें क्या बता रहे हैं, देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों क्या आ रहा है बराबर आ रहे हैं, यही मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हर पॉइंट पर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ फर्क क्या है, अगर आप क्या करोगे स्पीड को बढ़ा दोगे प्रेशर कम होगा, क्या है स्पीड को बढ़ा दोगे प्रेशर कम होगा। बाकी देखो डेंसिटी हमारे पास ये हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, जी क्या है कांस्टेंट। अब फर्क किस चीज का है, अगर आप प्रेशर को बढ़ा दोगे, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, प्रेशर को बढ़ा दोगे तो देखो सॉरी, अगर आप स्पीड को बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम होगा, अगर आप स्पीड को कम कर दोगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपका एरोप्लेन उड़ता है। आने वाले लेक्चर में इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अब हमारे पास क्या है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवाता हूँ। देखो ये एक पेज है, सही वाला पेज है ना, अब देखो ये पेज है ना, अब मैं इस पेज पर देखो, सबसे पहले देखो इस पेज पर देखो, अगर मैं इस पेज पर इस तरह क्या है फूंकूंगा ना, देखो इस पर फूंक रहा हूं ना, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इस पर प्रेशर दे रहा हूं, देखो तेजी से फूंक रहा हूं ना, इस पर फूंक रहा हूं यानी देखो ये खुद ऊपर की तरफ आ रहा है। अब देखो हालांकि इसको और नीचे जाना चाहिए, और नीचे जाए ना, मतलब देखो मैं फूंक रहा हूं ना, देखो मैं फूंक रहा हूं, ये और ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं, क्यों। अब देखो यही हमें बर्नौली इक्वेशन बताता है। कौन बताता है, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या बताता है, जब मैं इस पर क्या है स्पीड से फूंक रहा हूं, देखो स्पीड से फूंकने का मतलब क्या है, मतलब मैं यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, स्पीड को बढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर देखो स्पीड यहाँ पर मॉलिक्यूल की बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्रेशर कम हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक कम प्रेशर वाला रीजन बन रहा है। ऊपर क्या है देखो प्रेशर क्या है यहाँ पर कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है। जबकि देखो ऊपर की तरफ यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे, नीचे हमारे पास क्या है, इस मॉलिक्यूल की स्पीड कम है, जब स्पीड कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा। देखो मैं फिर से फूंक रहा हूँ, देखो अब देखो ये क्यों ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इसी वजह से, हाँ ऊपर प्रेशर कम हो रहा है, नीचे प्रेशर ज्यादा हो रहा है। तो इसी तरह एरोप्लेन जब ऊपर की तरफ उड़ता है ना, तो उसके ऊपर से क्या है प्रेशर कम होता है, नीचे से प्रेशर ज्यादा होता है, इसी वजह से ये लिफ्ट करता है। देखो हालांकि जब इस पर कोई भी फूंकता है ना, तो ये इसको क्या है और नीचे जाना चाहिए, मगर ये नीचे नहीं जा रही, ये इसी वजह से नीचे नहीं जा रहा क्योंकि ऊपर वाला रीजन क्या है कम प्रेशर वाला बन रहा है, नीचे से ज्यादा प्रेशर बन रहा है, तो इसी वजह से ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। तो इसी वजह से यही बर्नौली इक्वेशन हमें बताता है कि एरोप्लेन इसी तरह उड़ता है, नीचे से ज्यादा प्रेशर वाला रीजन, ऊपर से कम प्रेशर वाला रीजन, तो इसी वजह से वो उड़ता है। यहाँ तक हमारा बर्नौली इक्वेशन वाला लेक्चर एंड हो गया। अल्लाह हाफिज।